आजादी कहने को तो ये मात्र 3 अक्षर हैं, लेकिन इस आजादी के बारे में अगर किसी पंछी से पूछा जाए जो कि अभी अभी किसी बंद पिंजरे से निकलकर खुले आसमान में उड़ रहा हो, तो वो इस खुशी को अपने शब्दों में बयां नहीं कर पाएगा। उसके हाव भाव देखकर ही हम उसकी खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक इसी तरह हम हिंदुस्तानी भी आज आजाद होकर, स्वतंत्र होकर सांस ले पा रहे हैं, अपने मन के विचारों को बिना किसी भय के व्यक्त कर पा रहे हैं, पूरे देश में कहीं भी आ जा पा रहे हैं। कितना सुकून सा लगता है ये सब करके। क्या हमने कभी सोचा है कि 322 वर्षों तक मुगलों की दास्तां और उसके बाद 200 वर्षों तक ब्रितानी हुकूमत की दास्तां सहने के बाद जब हमें आजादी मिली, तब हमारे देश की क्या हालत हो गई होगी। आज हम जंगे आजादी के उसी समय में आपको लेकर चलते हैं और देखते हैं कि आजादी पाने के लिए हमारे देश के लोगों ने क्या क्या अत्याचार नहीं सहे, लेकिन अंत में अपने आजादी के सपने को पूरा किया। इसमें चाहे उनकी शहादत ही क्यों न हो गई हो। वैसे तो ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन, धरना प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन जंगे आजादी की इस लड़ाई में प्रयागराज, या यूं कहें कि तब का इलाहाबाद भी पीछे नहीं था। आइए आज इस कार्यक्रम में हम इलाहाबाद में जंगे आजादी की लड़ाई के बारे में जानते हैं। प्रयागराज की एक विशेषता है जो अन्य उत्तर प्रदेश के नगरों की नहीं है। ये पूरी तरह से एक औपनिवेशिक नगरी थी। इस नगरी के निर्माण में अगर आप 1816 से डॉक्यूमेंट्स को देखिए तो उसमें वो इस शहर की सुंदरता की बात करते हैं। आकर्षित होने वाले जो परिवार थे वो सब मध्यम वर्ग से संबंध रखते थे। नौकरी पेशा, जिसको हम कहते हैं, नौकरी पेशा वाला वर्ग था। या तो वो वकील थे या वो अन्य सरकारी पेशों से जुड़े हुए थे। क्योंकि हमारे शहर में सारी बड़ी जो उत्तर प्रदेश की कार्यालय थे वो मौजूद थे, इसलिए चाहे वो राजस्व परिषद हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो उच्च न्यायालय, ये एक आकर्षण का। तो इसलिए यहाँ की जो जनता थी, इलाहाबाद के जो नागरिक थे, वो पढ़े लिखे लोग थे जिनको कि राष्ट्र देश विदेश की जो परिस्थितियां हैं उसका पूरा ज्ञान था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो पूरा रणनीति थी वह इलाहाबाद से बनाई जाती थी। इलाहाबाद में इनफैक्ट यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की छाप आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये एक बौद्धिक केंद्र था, तो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारी पत्रिकाएं इलाहाबाद से ही छपती थी, प्रकाशित होती थी। इनमें से कई पत्रिकाएं महिलाओं के लिए थी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तभी सफल हो सकता था कि जबकि उसकी चेतना भारत के प्रत्येक व्यक्ति में हो, खास करके वंचित लोगों में हो, महिलाओं में, कमज़ोर वर्ग में हो। तो एक अच्छा राष्ट्रीय आंदोलन वही होता है जो प्रत्येक जन को छूता है, यानी कि वह एक सच्चे मायने में जन आंदोलन होता है। और इस दिशा में इलाहाबाद के बुद्धिजीवियों ने, इलाहाबाद के युवाओं ने, इलाहाबाद की महिलाओं ने बहुत ही भरसक प्रयास किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्येक पहलू अगर हम देखें, चाहे वो क्रांतिकारी आंदोलन रहा हो, चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन रहा हो, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे महिलाओं का आंदोलन रहा हो, उनका केंद्र बिंदु इलाहाबाद था। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से इलाहाबाद केवल 3 नदियों का संगम नहीं था, इनफैक्ट पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की विभिन्न विचारधाराओं का भी संगम इलाहाबाद था। 1920 तक इलाहाबाद संयुक्त प्रांत आगरा व अवध की राजधानी रही और यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन का स्वरूप मूलतः अहिंसक था, किंतु हिंसक आंदोलन में गिरफ्तार किए गए सेनानियों पर चलाए गए मुकदमों की पैरवी कर उन्हें बचाने में यहाँ के कानूनविदों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, जिनमें पंडित मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, तेज बहादुर सप्रू, मोतीलाल नेहरू, हृदयनाथ कुजरू, कैलाशनाथ काटजू, पंडित अयोध्यानाथ आदि का नाम उल्लेखनीय है। उदाहरण के लिए सिर्फ इतना कहना पर्याप्त है कि चौरी चौरा कांड के
172 क्रांतिकारियों में 153 को पैरवी कर छुड़ाने का काम पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया। आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा तेज बहादुर सप्रू ने लड़ा। इस प्रकार से नरम दल और गरम दल के बीच इलाहाबाद स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र के रूप में एक सेतु था। गरम दल के रूप में इलाहाबाद में उन लोगों का नाम बड़े गौरव के साथ शामिल किया जा सकता है जिन्होंने अपनी शहादत देकर अपने खून से आज़ादी लिखी। 10 मई 1857 से ही अंग्रेजों के खिलाफ देश में क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये शुरुआत मेरठ शहर से हुई थी, जो देश के अलग अलग शहरों में अंग्रेजी हुकूमत को खदेड़ने के अदम्य साहस की ऐतिहासिक गाथा बनी थी। इस गाथा का सुनहरा अतीत आज भी प्रयाग की माटी में अनगढ़ पत्थर गढ़ने का काम करता है। क्रांति की चिंगारी इलाहाबाद ही नहीं बल्कि इसके आसपास के गांवों में भी फूटी थी। इस चिंगारी को हवा देने का काम किया चायल क्षेत्र के जागीरदारों एवं आम जनता ने। क्रांति की शुरुआत होने की जानकारी इलाहाबाद में 12 मई 1857 को आ गई थी। यहां इस लड़ाई का नेतृत्व मौलाना लियाकत अली ने किया था। मेरठ में क्रांति का बिगुल बजने के बाद देश के तमाम हिस्सों में क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो गई थीं। कानपुर में नरसंहार किए जाने की खबर पाकर अंग्रेज बुरी तरह बौखला गए थे। ठीक इसी समय प्रयागराज में भी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। 7 जून 1857 को शहर अंग्रेजों के कब्जे से मुक्त करा लिया गया और तहसीलदार, थानेदार और कोतवाल पद भारतीय क्रांतिकारियों को दे दिया गया। मेरठ, कानपुर के बाद प्रयागराज में मिली इस पराजय को जीत में बदलने के लिए कर्नल नील को भेजा गया, जिसने 11 दिन बाद एक बार फिर से प्रयागराज अपने कब्जे में ले लिया। इसके लिए उसने यहां के लोगों पर खूब जुल्म किए और क्रांतिकारियों को सरे राह पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। कर्नल नील की बर्बरता इलाहाबाद में वह जग विख्यात है। इतनी प्रबल निर्भरता, निर्मम निर्भरता मैं कहूँगा कि अपने रिकॉर्ड में उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उन्होंने कंपनी को भेजे, प्रेषित किए, उस पर खुद इन्होंने लिखे कि लगभग 6,676 लोगों को यहाँ पर उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। आप जनगणना के आधार पर कल्पना करिए कि उस समय 1857 में प्रयागराज नगर की क्या आबादी रही होगी, और उस आबादी में अगर 6,676 लोगों को उन्होंने फांसी पर लटका दिया तो वो आबादी का कितना विशाल समुदाय या खंड रहा होगा। प्रयागराज का खुसरो बाग अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। 1857 की क्रांति का यहां बिगुल बजा था। जंगे आजादी के दीवानों का जब भी जिक्र होता है तो क्रांतिकारी मौलाना लियाकत अली का देश के लिए बलिदान खुद ब खुद जहन में ताजा हो जाता है। कौशाम्बी के महगांव में जन्मे मौलाना लियाकत अली 1857 की आजादी की क्रांति में जब शामिल हुए तो उनके काम से प्रभावित होकर क्रांतिकारियों ने इलाहाबाद में क्रांति की कमान उनको ही सौंप दी। अंग्रेजों से लड़ने का उनका ठिकाना खुसरोबाग ही था। विद्रोह के हीरो रहे मौलवी लियाकत अली को कई साल बाद गिरफ्तार किया जा सका। उन्हें काला पानी की सजा देकर अंडमान जेल भेज दिया गया। हालांकि इस शहर में कभी क्रांतिकारी गतिविधियां बंद नहीं हुई और 1930 के बाद एक बार फिर स्वतंत्रता आंदोलन ने तेजी पकड़ी और अंग्रेजों के पैर यहां से उखड़ने लगे थे। इस प्रयागराज धरती पर राष्ट्रीय आंदोलनों की एक बड़ी लंबी श्रृंखला शुरू हुई थी। जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मेरठ में 10 मई को शुरू हुआ तो इसकी प्रक्रिया प्रयागराज में भी प्रारंभ हुई। 5 जून को प्रयागराज जनपद में ये आज़ादी का पहला बिगुल फूंका गया और यहाँ के महगांव निवासी मौलवी लियाकत अली ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद में खुसरोबाग में प्रयागराज में प्रथम स्वतंत्र सरकार की स्थापना की और ब्रिटिश सरकार के
पैर उखाड़ दिए। उन्होंने आसपास के ज़िमींदारों और तालुकेदारों को इकट्ठा कर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बिगुल फूंक दिया और सशक्त क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन का जो दूसरा सेंटर है वो इलाहाबाद है। इलाहाबाद के अंदर 3 केंद्र दिखाई पड़ते हैं। 1857 में पहला केंद्र खुसरो बाग बना, जो मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में क्रांति की आवाज़ वहाँ से उठती है। अभी भी जो बागी नाम से अभिलेखागार में मौलवी लियाकत अली की फाइल सुरक्षित है, उसकी भाषा यद्यपि उर्दू है, अगर उन्हें आप पढ़ें तो 400 से अधिक क्रांतिवीरों के नाम उसमें दर्ज हैं। वह इश्तहार भी उसमें दर्ज है जिसमें मौलवी लियाकत अली को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का ऐलान किया गया है शहर कोतवाल की तरफ से। प्रयागराज से भी अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका गया था। आनंद भवन इसका केंद्र था। अंग्रेज शासक क्रांतिकारियों के खिलाफ क्रूर व्यवहार करते थे। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मदन मोहन मालवीय को दिल्ली से गिरफ्तार करके नैनी जेल लाया गया। प्रयागराज में सविनय अवज्ञा आंदोलन में काफी लोगों ने भाग लिया था। शहर भर में अंग्रेजों को लेकर लोग आंदोलित थे। उस समय वंदे मातरम की गूंज चारों तरफ थी। अंग्रेजों ने वंदे मातरम गाने को राजद्रोह माना और 136 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, जो विद्रोह हुआ, उसकी शुरुआत भारत में कहीं और से हुई, लेकिन इसको जनता का आंदोलन बनाने में या जन आंदोलन बनाने में और इसको विस्तार देने में प्रयागराज और यहाँ के लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और हम सभी जानते हैं कि उस समय नरम दल, गरम दल, इस तरह से उनको हम लोगों ने सुविधा की दृष्टि से उनको बांटा है। और नरम दल में जहाँ हमारे प्रतिष्ठित लॉयर्स थे जिन्होंने मुकदमों के माध्यम से और पैरवी के माध्यम से हमारे क्रांतिकारियों को बचाने का काम किया, और गरम दल में जिन्होंने अपनी शहादत अपने खून से इस देश को स्वतंत्र बनाने में और स्वतंत्रता लाने में अपना योगदान दिया। वहीं एक तीसरा दल भी था जिसको हम कह सकते हैं कलम दल। और इस कलम दल के माध्यम से जो लोग जुड़े थे वो अपने लेखों, अपनी रचनाओं, अपने पत्रों के माध्यम से इस जन आंदोलन को धार दे रहे थे, इसको महत्वपूर्ण बना रहे थे। और उसमें जिन लोगों के नाम बहुत प्रमुखता से लिए जा सकते हैं उनमें CY चिंतामणि, मदन मोहन मालवीय जी, रामानंद चैटर्जी, बालकृष्ण भट्ट, माधव शुक्ल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, ऐसे साहित्यकारों और पत्रकारों के नाम लिए जा सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में इलाहाबाद नरम दल और गरम दल के बीच एक ब्रिज का काम करता है, एक सेतु का काम करता है। ऐसा नहीं था कि इलाहाबाद में गरम दल के लोग नहीं थे। उसी के सापेक्ष यहाँ तमाम लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ भी दी हैं, जिसमें ननका जी जो बहुत ही सामान्य परिवार से थे, अब्दुल मजीद, मुरारी मोहन भट्टाचार्य, रमेश दत्त मालवीय, लाल पद्मधर जो छात्र थे, ये भी निकल करके आए। यानी छात्र आंदोलन से लेकर के और जन सामान्य के आंदोलन तक इलाहाबाद क्रांति में कहीं पीछे नहीं रहा। भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गा भाभी इन क्रांतिकारियों के संरक्षण और सहायता का काम करती थीं। वो इसी प्रयागराज में थीं। इस प्रकार से इलाहाबाद में वो तीनों ही दल
दोनों ही दल सम्मिलित थे। 13 अगस्त 1942 को इलाहाबाद के सीएवी इंटर कॉलेज के छात्र रमेश दत्त मालवीय को न्यायालय पर तिरंगा फहराने के प्रयास में पुलिस ने गोली से उड़ा दिया। इस घटना के बाद पूरा शहर खौल उठा। इस गोली कांड के विरोध में चौक से विशाल जुलूस निकाला गया। खुलदाबाद सब्जी मंडी निवासी 15 वर्षीय छात्र अब्दुल मजीद ने जुलूस का नेतृत्व संभाला। इस जुलूस में छात्रों के अलावा शहर के कुछ युवा भी शामिल होते गए। पुलिस को जब इस गोली कांड के विरोध में जुलूस निकलने की सूचना मिली तो जगह जगह रास्तों को रोक दिया गया। कोतवाली के पास से नारेबाजी करते हुए बढ़ रहे जुलूस में शामिल छात्रों को पुलिस ने चेतावनी दी कि तुरंत यहां से भाग जाओ वरना गोलियों से भून दिए जाओगे। पुलिस ने जुलूस को रोक लिया, लेकिन सबसे आगे तिरंगा लेकर चल रहे किशोर क्रांतिकारी मजीद ने पुलिस को ललकारते हुए कहा कि इस बर्बरता के मुखालफत करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। शाहगंज मोहल्ला के मुरारी मोहन भट्टाचार्य भी इसी सभा में शामिल थे। उन्होंने सभा में पुलिस के अत्याचार के विरोध में शहर के लोगों से खड़ा होने की अपील शुरू की। वो जोश में अंग्रेजी सरकार के विरोध में नारे लगाने लगे। पीछे से भारत माता की जय, महात्मा गांधी जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारे लगाए जाने लगे। तभी पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। दनादन गोलियां बरसने से सभा में कोहराम मच गया। गोलियां चलती रहीं, क्रांतिकारी घायल होकर जमीन पर गिरते रहे। अब्दुल मजीद को गोली लग गई, लेकिन उनके हाथ में तिरंगा लहरा रहा था। गोली लगने के बाद उन्होंने तिरंगा ऊंचा उठाते हुए एक गीत की पंक्तियां पूरे जोश के साथ दोहराई। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही चली जाए। सन 42 में जब अगस्त क्रांति हुई और अगस्त क्रांति का नारा बुलंद करते हुए यहाँ के छात्रों ने 12 अगस्त को आंदोलन की अगुवाई की और कलेक्ट्रेट पर झंडा फहराने का निर्णय लिया। चल पड़े छात्र मत वाले। उसमें छात्राएं भी थीं, पूर्णिमा बनर्जी, नयनतारा सहगल, कमला त्रिपाठी, ऐसे तमाम नाम थे जिसमें छात्राएं भी थी, छात्र भी थे। कमलेश मल थे, एच.एन. बहुगुणा थे और सी.वी. त्रिपाठी थे, जी.एस. माथुर थे। तमाम ऐसे नाम हैं। नामों की श्रृंखला अगर मैं पूरी बोलना शुरू करूं तो समय कम पड़ जाएगा। और ये जुलूस चलता हुआ लक्ष्मी टॉकी से आगे बढ़ रहा था और ये भारत माता की जय, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी की जय, ये सारे नारे चल रहे थे। उधर शीर्ष में 1942 में अगस्त में जितने बड़े नेता थे कांग्रेस के गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन इलाहाबाद में यह क्रांति की जो ज्वाला है यह धधक रही थी। और चाह रहे थे वो ये मत वाले हाथों में झंडा लेकर, तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट पर लहराने के लिए। उसमें अंग्रेज डीएसपी होते थे तो आगा ने इन छात्रों को लक्ष्मी टॉकीज के पास रोका और कहा कि तुम लोग आगे नहीं जा सकते। छात्रों ने कहा हम तो तय करके निकले हैं कि हम आज कलेक्ट्रेट पर झंडा फहराएंगे। तो आगा ने रोका, पहले लाठीचार्ज की और फिर जब नहीं माने और छात्र अड़े हुए थे कि नहीं हम जाएंगे ही जाएंगे, तो आगा ने फायरिंग का ऑर्डर दिया। और जब फायरिंग का ऑर्डर दिया उसने आगा ने, तो आप सोचिए कि ये छात्र बड़े निपुण थे आंदोलन करने में। और जब फायरिंग का ऑर्डर जब भी दिया जाता था तो ये छात्र लोग या आंदोलनकारी लेट जाते थे, क्योंकि एक लेवल पर फायरिंग होती थी और गोली ऊपर से ली जाती थी। अगर आप लेटे रहें तो फिर आपको गोली नहीं लगती थी। लेकिन इसी आंदोलनकारियों में एक छात्र था जो रीवा का था, बीएससी का छात्र था, अबोध बालक, 18 साल से भी कम उम्र, लेकिन आज़ादी का जज्बा इतना बुलंद कि नहीं भारत माता की जय, हम झंडा लहराएंगे, हम ये तिरंगा अपना फहराएंगे। वो झंडा लेकर खड़ा रहा, आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। और उधर आगा ने ऑर्डर दिया फायर। और जब फायर का ऑर्डर दिया तो जैसे ही फायर का ऑर्डर दिया तो झंडा तो पद्मधर के हाथ में था, तो पद्मधर को जब मारा उन्होंने, पद्मधर खड़े थे, गोली लगी और झंडा गिरने वाला था, तो नयनतारा जी ने झंडा पकड़ लिया। झंडा नीचे नहीं गिरने पाया। जज्बा ये था। स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में जिन क्रांतिकारी वीरों का नाम अमर है, उनमें चंद्रशेखर आजाद का नाम प्रथम पंक्ति में आत्म बलिदानियों में से आता है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। यद्यपि उनका जन्म अलीराजपुर स्टेट मध्य प्रदेश के भावरा नामक स्थान पर हुआ था, किंतु इलाहाबाद उनका कार्यक्षेत्र था और अंत में यहीं पर वीर गति प्राप्त होने के कारण
इलाहाबाद के साथ उनका संबंध अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। चंद्रशेखर आजाद सदैव एक कांटे की तरह ब्रिटिश साम्राज्य के गले में खटकते रहे। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एकाएक पुलिस द्वारा घेर लिए गए। चारों ओर फैले सिपाहियों से कई घंटों तक वे लड़ते रहे और गोलियां चलाते रहे, किंतु स्वयं की बंदूक से ही गोली मारकर आपने शहादत दे दी। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जो क्रांतिकारी आंदोलन के हमारे गौरव हैं, उनकी शहादत स्वतंत्रता आंदोलन के लिए इलाहाबाद में आज भी एक प्रेरणा का स्रोत है, एक प्रेरणा स्थल है। बलिहारी उस सपूत की जिसने कसम खाई थी कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा, अंग्रेज मुझे छू भी नहीं पाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद, अंग्रेज़ों ने इनको घेर लिया, सटीक मुखबरी हो गई। इनके पास एक छोटी सी 9mm की कोल्ड पिस्टल थी, उसका इतिहास वो म्यूज़ियम में रखी हुई है। उसका इतिहास बड़ा रोचक है कि एक बार वो अपनी कोल्ड पिस्टल साफ कर रहे थे और आज़ाद थोड़ा स्थूल शरीर के थे, बगल में भगत सिंह भी बैठे हुए थे। तो भगत सिंह ने कहा, पंडित जी आपको तो फांसी पर चढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों को 2-2 रस्से लगाने पड़ेंगे। तो आज़ाद ने कहा, भगत, अपनी पिस्तौल को दिखाते हुए उन्होंने कहा, उसका नाम बड़ा प्यारा रखा था उन्होंने, उसका नाम रखा था बमतुल बुखारा। अंग्रेज़ बमतुल बुखारा का नाम सुनते ही उनको बुखार छूट जाता था। और नाट बाबर ने अपनी डायरी में इसका उल्लेख किया है कि इतना सटीक निशाना था इस वीर बहादुर का, सलाम किया उसको उसने, कि मतलब उनके बारे में ये था कि अमावस्या की रात में चौनी उछालते थे और बिना दिखे ऊपर पिस्तौल से फायर करते थे और सिर्फ टन की आवाज़ आती थी, फिर चौनी दिखती नहीं थी। तो उस दिन जब ये घिर गए, और विशेश्वर सिंह जो डीएसपी था, ये भारत का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग डीएसपी थे, और गाली देते हुए चंद्रशेखर आज़ाद को वो आगे बढ़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, बमतुल बुखारा से जो फायर निकला है वो ठाकुर शमशेर सिंह का जबड़ा चीरता हुआ निकल गया। दूसरी गोली मारी, नाट बाबर ने कहा मैं बच गया, मेरी बाँख वो बस छूते हुए निकल गई। और उन सिपाहियों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी आगे बढ़ने की, बावजूद इसके कि वो कह रहा था फायर फायर फायर। आधे घंटे से ऊपर ये संघर्ष चला है, और उस आज़ाद के पास सिर्फ, जाके देखिए म्यूजियम में, छोटी सी नन्ही सी पिस्तौल, और सिपाही कह रहे थे अरे बमतुल बुखारा से गोला दग रहा है। चल रही थी गोली, उनको गोला नज़र आ रहा था, लेकिन कितनी गोलियां थी उनके पास, गोलियां कम पड़ गई। आखिर में एक गोली बची, और उस एक गोली को फिर उन्होंने अपनी कनपटी पर साधा और माँ से माफ़ी मांगी कि माँ मुझे माफ़ करना, मैं तेरी इतनी सेवा कर पाया। और उन्होंने कनपटी पर अपने बंदूक को रखकर आखिरी गोली चला दी और भारत माँ के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग दे दिया। लाल पद्मधर कोतवाली में ननका जी, चौक में 12 वर्षीय रमेश मालवीय और चौक में ही व्यापारी बैजनाथ गुप्त ने शहादत प्राप्त की। ये वो कुर्बानियां थीं जिससे आज़ादी की जंग परवान चढ़ी और अंतिम निर्णय के लिए अंग्रेजों को मजबूर कर दिया। इलाहाबाद के लोगों का नेतृत्व देश की आज़ादी चाहने वाले लोगों की अगुवाई कर रहा था। इसी वजह से 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ने के लिए विवश हो गए। देश की आज़ादी में शहर का योगदान अमूल्य है। यहाँ पर मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, पंडित मदन मोहन मालवीय, शालिग्राम जायसवाल जैसे कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए सालों तक संघर्ष किया और अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ने भी लंबे समय तक यहाँ रहकर आज़ादी की लड़ाई के लिए संघर्ष किया। आखिर में आज़ाद यहीं पर शहीद हुए। शहर की कई ऐसी इमारतें हैं जो आज भी आज़ादी के मतवालों की शौर्य गाथा सुनाती हैं। साउथ मलाका स्थित जेल में कितने आज़ादी के सिपाहियों ने अंग्रेज़ों की यातना सही, लेकिन देश को आज़ाद कराने का संकल्प नहीं छोड़ा। चाहे वो खुसरो बाग हो या चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, आनंद भवन हो या स्वराज भवन, ये सारे स्थान आज एक तीर्थ से भी बढ़कर हो गए हैं। और हो भी क्यों ना, इनको देखकर ही हमें गौरव का अनुभव होता है। हमें आज भी इस शहर के शहीदों और आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सेनानियों पर गर्व है। जय हिंद।